हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके संगठन क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, प्रोटीन में कौन कौन से आवश्यक अमाइनो अम्ल पाए जाते हैं तथा अमाइनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन भी एक पोषक तत्व है जो ये प्रोटीन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला। इस शब्द को सबसे पहले 1838 में प्लेजियम ने दिया था। प्रोटीन शब्द का उच्चारण सबसे पहले प्रयोग में लाया 1838 में ब्लेजियम ने। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल पित्त और मूत्र को छोड़ दिया जाए तो प्रोटीन सभी जगह उपस्थित रहता है। सभी कोशिकाएं प्रोटीन से निर्मित होती है। यहाँ तक कि हमारी त्वचा, बाल, नाखून सभी प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होते हैं। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन की संरचना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से होती है तथा कुछ प्रोटीन में आयरन और आयोडीन भी होते हैं। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर उपस्थित होते हैं और कुछ मात्रा में आयोडीन, आयरन भी उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण से क्या कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इसमें औसतन 16% नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की तरह संग्रहित नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर में संग्रहित हो जाते हैं आवश्यकता से अधिक लेने पर, लेकिन जो ये प्रोटीन है ये संग्रहित नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट कैसे संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, और वसा हमारे स्किन के नीचे चर्बी के रूप में वसा एकत्रित हो जाती है ना, कोलेस्ट्रॉल के रूप में। लेकिन प्रोटीन संग्रहित नहीं होता है। प्रोटीन को हमेशा अपने आहार के साथ लेना अनिवार्य है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। लेकिन 1 ग्राम वसा से कितना मिलता है, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वसा से, ठीक है। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का ही बना होता है, क्योंकि सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। प्रोटीन सभी पोषक तत्वों के संवहन में मदद करती है। संवहन का मतलब कि शरीर में पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य प्रोटीन के माध्यम से ही होता है। प्रोटीन के द्वारा ही उनका मूवमेंट होता है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अमीनो अम्ल, 3 प्रकार के। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है और ये अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, तो ये क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। पहला हो गया आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा अनावश्यक अमीनो अम्ल यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तीसरा अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। अब हम देखेंगे कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या काम करता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, हमें भोजन के माध्यम से इसे लेना अनिवार्य होता है, ठीक है, क्योंकि यह हमारे शरीर में स्वतः बनता नहीं है, स्वतः नहीं बनता है। लेकिन अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है, इसे हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यह हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से स्वतः ही बनते रहता है, ठीक है। इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तीसरा है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। इसकी आवश्यकता एक विशेष आयु वर्ग के लोगों के लिए होती है। जैसे कि इसमें हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन नवजात शिशुओं के लिए अनिवार्य है, जबकि अर्जिनिन किशोरों के लिए अनिवार्य होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल,
अनावश्यक अमीनो अम्ल और अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे कि आवश्यक अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हिस्टिडीन, ठीक है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये 10 प्रकार के होते हैं। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल अलाइन, वेलिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन और मिथियोनिन। ये सभी 10 क्या है? 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमें अपने भोजन के माध्यम से लेना अनिवार्य होता है। अगर हम इन्हें अपने भोजन में सम्मिलित नहीं करते हैं तो व्यक्ति का वृद्धि और विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है ना। अब ये जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ, वो है हिल पवट्टम। HILL हिल, PVATTM पवट्टम। H for histidine, I for isoleucine, next I for leucine, L for leucine, फिर L for लाइसिन, ये हो गया हिल, HILL हिल। नाउ पांचवा जो है पवट्टम से याद करेंगे। फिनाइल अलाइन, P for फिनाइल अलाइन, V for वेलिन, A for अर्जिनिन, T for ट्रिप्टोफैन और T for थ्रियोनिन और M for मिथियोनिन। तो इस प्रकार हम हिल पवट्टम के ट्रिक से हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। हिल पवट्टम हम याद कर लें और ये आवश्यक अमीनो अम्ल इससे हमें आसानी से याद हो जाएगा, उसका किस प्रकार से कौन कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है और कितने प्रकार के हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल को भी हम 10 भागों में बांटते हैं। क्या क्या है? प्रोलीन, ठीक है, क्या है? पहला प्रोलीन, फिर अनलाइन, एस्पेरिक एसिड, सीरीन, टैरोक्सिन, एक्सपायरेट, ग्लूकामेट, ग्लूकामेनिक एसिड, ग्लाइसिनिन और सिस्टीन। ठीक है, और इसको याद करने का एक ट्रिक है पास्ता 3G। क्या है? पास्ता 3G। पी से हो गया प्रोलीन, फिर हो गया ए से अल्नाइन, ए से एस्पारिक एसिड, एस से सीरीन, टी से टायरोसिन, ठीक है, और फिर ए से एस्पारिक और ये हो गया आपका पास्ता। फिर 3G यानी कि 3G, ग्लूटामेट, ग्लूटेमिक एसिड और ग्लाइसिन, ये हो गया 3G। उसके बाद सिस्टाइन। इस प्रकार से की ट्रिक से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अनावश्यक अमीनो एसिड के लिए ट्रिक है पास्ता 3G। आपको समझ में आ गया होगा, आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है। ये है हिस्टीन और अर्जिनिन। हिस्टीन नवजात शिशुओं के लिए अनिवार्य है और अर्जिनिन किशोरों के डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य है। ये तो हमने देख लिया कि अमीनो अम्ल का किस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल और अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं। अब हम प्रोटीन का वर्गीकरण देखते हैं कि प्रोटीन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रोटीन का वर्गीकरण 3 आधारों को लेकर किया जाता है। पहला गुण के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पर और तीसरा संरचना के आधार पर। गुण के आधार पर यानी कि पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, अब पूर्ण प्रोटीन क्या है? यानी कि कंप्लीट प्रोटीन, पार्सली कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब देखते हैं हम कि पूर्ण प्रोटीन क्या है। गुण के आधार पर पहला जो वर्गीकरण है पूर्ण प्रोटीन का, वो क्या है? तो ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, है ना। ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे वृद्धि विकास के लिए सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? जो प्रोटीन हमें जंतुओं से, प्राणियों से मिलता है उसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं जैसे प्रोटीन वगैरह, जैसे सोयाबीन में वे कुछ इसके अपवाद हैं। तो
पूर्ण प्रोटीन क्या है? कंप्लीट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये प्रोटीन शरीर को जीवित रखते हैं और ठीक से वृद्धि करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, करने में सहायक होते हैं। ऐसे प्रोटीन को का जैविक मूल्य जो होता है वो अधिक होता है, जैसे कि दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, मेवे आदि। ठीक है। मायोसिन, केसिन, ग्लाइसिन, ग्लूमिन और ओवेलुबिन इसके उदाहरण हैं। कौन कौन से? मायोसिन, केसिन, ग्लाइसिन, लेगुमिन और ओवल एल्बुमिन इसके उदाहरण किसके? पूर्ण प्रोटीन के। इन सभी पदार्थों में पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। अब हम देखेंगे आंशिक रूप से अपूर्ण प्रोटीन क्या है। ये पूरी तरह से अपूर्ण नहीं है और पूरी तरह से पूर्ण भी नहीं है, आंशिक रूप से अपूर्ण पाया जाता है। अगर हम सिर्फ इसी पर डिपेंड रहेंगे, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन पे, तो हमारा विकास प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। वृद्धि विकास, शारीरिक मानसिक विकास प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। इसको पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कम होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है लेकिन कम होती है। यह शरीर को जीवित तो रखते हैं लेकिन वृद्धि एवं सुरक्षा ठीक तरीके से नहीं कर पाते। जैसे कि अनाज, दाल, सेब, मटर जो कि वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रोटीन क्या होते हैं? आंशिक रूप से अपूर्ण प्रोटीन होते हैं। ठीक है। पूरी तरह से अपूर्ण भी नहीं है, पूरी तरह से पूर्ण भी नहीं है। ये क्या है? आंशिक रूप से अपूर्ण। अनाजों के जो प्रोटीन होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अनाजों में क्या होता है? जो अनाज में देखेंगे कि अनाजों में लाइसिन तथा दाल और मटर आदि में मेथियोनिन का अभाव रहता है ना? और ट्रिप्टोफैन तथा थियोनिन का अभाव रहता है ना? अनाजों में क्या होता है? लाइसिन का अभाव रहता है। दाल, मटर आदि में मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और थियोनिन का अभाव रहता है। इसलिए इसे आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। अपूर्ण प्रोटीन, इनकम्प्लीट, ये पूरी तरह से ये किसी लायक नहीं होता है। इस प्रकार के प्रोटीन को अगर व्यक्ति खाता है तो उसका वृद्धि विकास रुक जाता है, नहीं होता है। ठीक है। इस प्रकार के प्रोटीन में किसी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल की उपस्थिति नहीं होती है। अतः यह प्रोटीन किसी भी तरह की शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक नहीं होते। ना तो शरीर की वृद्धि करते हैं और ना ही जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसके टूट फूट पे मरम्मत करते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन क्या है? जैसे कि मक्के का जीन, फलों का जिलेटिन, या इस वनस्पति जगह के जो भी प्रोटीन होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। मक्के में पाया जाता है कौन सा प्रोटीन? जीन। फलों में जिलेटिन। ठीक है। तो ये क्या है? वनस्पति जगह से प्राप्त होते हैं। तो वनस्पति जगह से जो पूर्ण रूप से मिलते हैं वैसे हमें उस प्रकार के प्रोटीन को अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। अब हम देखते हैं, पहले हमने देख लिया कि गुण के आधार पर उसमें कौन कौन से गुण है ना? जीवन को बनाए रख सकता है कि नहीं, डेवलपमेंट कर सकता है कि नहीं, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट कर सकता है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि हम स्रोत के आधार पर, मतलब कहाँ से मिल रहा है हमें, जानवरों से मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है, उस आधार पर हम देखते हैं कि स्रोत के आधार पर क्या है। तो स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्राणी या जंतु प्रोटीन और दूसरा वनस्पति प्रोटीन। प्राणी प्रोटीन क्या है? यह प्राणियों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे या इस प्रकार के प्रोटीन को क्लास 1 प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध से बने पदार्थ, यह हमारे शरीर में पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते हैं। जब हम भोजन के माध्यम से इन्हें ग्रहण करते हैं तो ये वेस्ट नहीं होते, मतलब वेस्ट हो अपचन रूप में शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं और पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये तो हो गया जंतु प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन क्या होता है? वनस्पति प्रोटीन को क्लास 2 प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास 2 प्रोटीन भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन में अनाज, दाल, मेवे, फल, सब्जी आदि आता है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इस प्रोटीन में वृद्धि विकास संभव नहीं है। जब हम वनस्पति प्रोटीन को और जंतु प्रोटीन के साथ लेते हैं, जैसे कि दाल रोटी दूध, मीट चावल, मछली चावल, तो क्या होता है? हमें दाल भात, तो हमें दोनों का प्रोटीन मिल जाता है, वनस्पति का भी और जंतु का भी। तब क्या होता है? तब हमारा विकास, शारीरिक मानसिक विकास प्रॉपर तरीके से होता है। वनस्पति प्रोटीन में क्या होता है? वनस्पति प्रोटीन जब हम ग्रहण करते हैं आहार के माध्यम से, तो केवल 65% ही अवशोषित हो पाता है। बाकी 35% मल मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। जबकि हम प्राणी जंतु प्रोटीन लेते हैं तो जंतु प्रोटीन 100% हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है।
यही अंतर है दोनों में। अब हम देखते हैं, हमने देखा गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। अब हम संरचना के, इसके जो संगठन है, रासायनिक संरचना, केमिकल जो कंपोजिशन है, उसके आधार पर इसका हम वर्गीकरण देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन इसमें क्या क्या होते हैं, उस आधार पर वर्गीकरण। तो ये पहला है साधारण प्रोटीन, यानी कि सिंपल प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद संयुग्मी प्रोटीन आएगा, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन और वयुक्त प्रोटीन यानी कि ड्राइव्ड प्रोटीन। साधारण प्रोटीन क्या है? इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें और किसी दूसरे चीज़ का मिक्स नहीं होता है, सिर्फ अमीनो अम्ल के द्वारा होता है, इसलिए इसे साधारण प्रोटीन कहते हैं। तथा प्रोटीन का जल अपघटन के पश्चात, जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है, तब जल अपघटन के पश्चात अमीनो एसिड में विभक्त होते हैं, जैसे कि अंडे का एल्बुमिन, रक्त का, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अगर पूछा जाए कि अंडे में कौन सा पाया जाता है, तो अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। रक्त में कौन सा पाया जाता है? ग्लोबुलिन और ग्लोबुलिन। गेहूं में ग्लूटानिन और ग्लूटाडीन। मक्के में जीन, क्लाइजोन और कोरोटिन प्रोबिलेंस पाया जाता है। तो त्वचा में मक्के में जीन, त्वचा में और बाल में क्या पाया जाता है? कैरोटीन और क्लोजीन, प्रोमिन्स, ये प्रोटीन के नाम है जो कि त्वचा और बाल में पाया जाता है। अक्सर कम्पिटेटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मक्के में कौन से मक्के के प्रोटीन का नाम क्या है, गेहूं के प्रोटीन का नाम क्या है, त्वचा के प्रोटीन का नाम क्या है, बाल के प्रोटीन का नाम क्या है। तो आपको इन सब चीज़ों को याद करना होगा। ठीक है, इसको याद करना होगा, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। दूसरा है संयुक्त प्रोटीन। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन सरल प्रोटीन के साथ, जब एक सरल प्रोटीन के साथ अन्य प्रोटीन रहित पदार्थ, यानी कि जो प्रोटीन नहीं है, जैसे कि वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उनसे उनका कोई पदार्थ साथ में मिलकर बनता है, तब उसको संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन और अन्य तत्व, प्रोटीन और उसके साथ कोई दूसरा तत्व मिला है, कार्बन युक्त तत्व, वसा युक्त तत्व, तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट युक्त तत्व, वसा युक्त तत्व, तो वो क्या हो गया? संयुक्त, दो का मिलके बन गया है, तो संयुक्त प्रोटीन हो गया। अब ये क्या है? पहला है न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड मिला रहता है। हीमोग्लोबिन, इसमें प्रोटीन के साथ हीमो मिला रहता है, आयरन मिला रहता है। और ये फास्फोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ फास्फोरस मिला रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सब इन जो संयुक्त प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ अन्य तत्वों का समावेश होता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, इस प्रकार के प्रोटीन में साधारण प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक तत्व जुड़े रहते हैं। यह थाइमस ग्रंथि में थाइमोन्यूक्लिक एसिड के रूप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? थाइमस ग्रंथि में थाइमस न्यूक्लिक एसिड के रूप में रहते हैं। कौन? न्यूक्लियोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन, इसमें प्रोटीन के साथ साथ आयरन भी मिला रहता है, यह रक्त में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन में आयरन भी मिला रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन, इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण फास्फोरस के मिलने से होता है। यह अंडे के पीले भाग में ओवाबिलेटिन के रूप में और दूध में केसिनोजेन के रूप में रहता है। दूध में कौन सा प्रोटीन के रूप में रहता है? फास्फोप्रोटीन। दूध में रहता है केसिनोजेन के रूप में, और अंडे में ओवाबिलेटिन के रूप में रहता है फास्फोप्रोटीन। अब हम लाइपोप्रोटीन की बात करें, तो इस प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ लिपिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, लिपिड का मिश्रण भी जुड़ा रहता है। यह मुख्यतः कोशिकाओं में पाया जाता है। नॉन लेसिथोप्रोटीन, इस प्रोटीन का निर्माण के लिए सरल प्रोटीन में लेसिथीन मिलाकर किया जाता है। यह कोशिकाओं के रक्त में रहता है। अब हम देखते हैं कि वयस्क प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, पहला हमने देखा साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और वयस्क प्रोटीन। वयस्क प्रोटीन देखते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण ताप, जल और पाचक रसों की क्रिया के दौरान विखंडन के कारण होता है। जब हम प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है? उसका पाचन होता है, पाचन अवशोषण होता है ना। शरीर में पाचन कैसे? जल के द्वारा, ताप के द्वारा और पाचन क्रिया के द्वारा जब टूटता है प्रोटीन, तब यह इसका निर्माण होता है। यह तो प्राथमिक वयस्क प्रोटीन, और दूसरा, पहला क्या है? प्राथमिक वयस्क प्रोटीन, और दूसरा द्वितीयक वयस्क प्रोटीन। तो अब हम प्राथमिक के बारे में देखते हैं कि प्राथमिक वयस्क प्रोटीन क्या है। इसमें वे प्रोटीन आते हैं
जिसके अपघटन के बाद आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में परिवर्तित होते हैं। ये ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, कम मात्रा में चेंज होते हैं। और इसमें आने वाला क्या है, प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोटियोन्स, मेटा प्रोटीन और जमने वाला प्रोटीन। कौन कौन सा है, प्रोटियोन्स, मेटा प्रोटीन और जमने वाला प्रोटीन। प्रोटियोन्स देखिए क्या है, प्रोटियोन्स के वजह से ही क्या होता है, दूध से दही बनने में कौन सा प्रोटीन काम आता है, तो केसीन प्रोटीन। जमे रक्त में क्या होता है, फाइब्रिन होता है, जो प्रोटियोन्स के रूप में होता है। कौन सा, प्रोटियोन्स के रूप में क्या होता है, जब हम कट जाता है, चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, तो उसको जब जमता है तो जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन काम करता है, फाइब्रिन। ये सब क्वेश्चन अक्सर कम्पिटेटिव एग्जाम पूछे थे। प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। जमे रक्त को जमाने में फाइब्रिन प्रोटीन सहायक होता है, और दूध से दही बनाने में केसीन प्रोटीन सहायक होता है। ये किसके रूप में रहते हैं, प्रोटियोन्स के रूप में रहते हैं। मेटा प्रोटीन क्या है, इस प्रकार के प्रोटीन प्रोटीन अम्ल एवं क्षार की क्रिया के दौरान निर्मित होते हैं। इस समूह में एसिड प्रोटीन, एसिड एल्बुमिन और क्षारीय प्रोटीन आते हैं। उसके बाद है जमने वाला प्रोटीन। यह वह प्रोटीन है जिसकी उत्पत्ति प्रोटीन घोल पर ताप की के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे अंडे को जब हम पकाते हैं तो उसका क्या होता है, एल्बुमिन जम जाता है, तो यही जमने वाला प्रोटीन है। मांस पकाते हैं तो वो क्या होता है, ज़्यादा अगर मांस को पका लें तो क्या हो जाता है, वो सिकुड़ के टाइट हो जाता है। उसके बाद हमने पहले देखा कि प्राथमिक वयस्क प्रोटीन क्या है और द्वितीयक वयस्क प्रोटीन, अब हम देखते हैं। यह प्रोटीन प्राथमिक वयस्क प्रोटीन का अपघटन होने से बनता है। यह क्रिया एंजाइम तथा अम्ल से प्रभावित होकर संपन्न होती है। इसके अंतर्गत भी 3 प्रोटीन आते हैं, प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। कौन कौन से आते हैं, प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। तो इस प्रकार हमने अभी प्रोटीन का वर्गीकरण देखा। वो वर्गीकरण हमने 3 आधारों पर देखा, पहला गुण के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पर और तीसरा संरचना के आधार पर। गुण के आधार पर हमने देखा कि पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। स्रोत के आधार पर हमने क्या देखा, जंतु प्रोटीन या वनस्पति प्रोटीन। उसके बाद संरचना के आधार पर हम देखेंगे साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और वयस्क प्रोटीन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन और उसका क्या नाम है। ठीक है, पदार्थों के नाम और उसमें पाया जाने वाला, मतलब पदार्थों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है। जैसे कि इसको, ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट लेंगे। जैसे कि दूध का प्रोटीन क्या है, दूध के में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो केसीन और लैक्ट एल्बुमिन। दूध में कौन कौन से प्रोटीन प्रोटीन पाए जाते हैं, केसीन और लैक्ट एल्बुमिन। अंडे में एल्बुमिन, ओवाविलेटिन और ओवा एल्बुमिन। अंडे में कौन सा पाया जाता है, एल्बुमिन, ओवाविलेटिन और ओवाविलेटिन। उसी प्रकार मक्के में जीन और गुलेटिन। मक्के में कौन सा, जीन और गुलेटिन। गेहूं का प्रोटीन क्या है, गुल्टेन, गुल्टाइन और गुल्टेनिन। गेहूं का प्रोटीन क्या है, गुल्टेन, गुल्टाइन और गुल्टेनिन, है ना। मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन, तो कैरेटिन। कैरेटिन आजकल लोग कैरेटिन ट्रीटमेंट बालों में करवाते हैं, है ना, तो ताकि बाल शाइनिंग और चमकदार दिखे। तो मानव के बाल और खून में कौन सा उपस्थित होता है प्रोटीन, कैरेटिन। नाखून के जीवित भाग में इलाइडिन। नाखून के जीवित भाग में कौन सा प्रोटीन है, इलाइडिन है। मूंगफली में पाया जाने वाला प्रोटीन इलाइडिन। और मूंगफली में जो प्रोटीन, जो एक और तत्व होता है जिसको, वो टॉक्सिन्स होता है, यानी कि जहरीला तत्व होता है, विषैला पदार्थ होता है, जिसको, जो कि मूंगफली का जब हम बीज निकाल लेते हैं, जो हम खाने वाला पदार्थ, जो मूंगफली के अंदर जो बीज होता है, उसका, उसमें जो ब्राउन ब्राउन ऊपर जो छिलका होता है, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। उसी में विषैला पदार्थ पाया जाता है, अल्फा टॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें बातें होती हैं। ये मूंगफली में कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है, तो अल्फा टॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। जौ में पाया जाना प्रोटीन का नाम है हार्डिन। मांसपेशियों में पाया जाना प्रोटीन है मायोसिन और ग्लोबुलिन। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन और ग्लोबुलिन। रक्त में पाया जाना प्रोटीन हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन और फाइब्रोनोजिन, है ना।
तो इस प्रकार प्रोटीन के का जो आज का क्लास है वो यहीं पे हम पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातों पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने देखा कि प्रोटीन क्या है, इसका संगठन क्या है, इस कौन कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, उनके नाम क्या हैं, ठीक है, उसको किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, और कुछ पदार्थों के में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनके नाम क्या हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।